हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप का लास्ट वीडियो पार्ट 7 बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा डीमैट अकाउंट है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम 41 पेज नंबर निकाल लेते हैं, 1 मिनट बस, और हम ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी पार्ट नंबर 6 जो था उसमें हमने कहा था, कर लिया था वाई इज़ द सेपरेट बैंक अकाउंट नीडेड फॉर क्लाइंट एंड ब्रोकर। ये हमने पूरा पढ़ लिया था कि ये ब्रोकरेज और ये सेपरेट बैंक अकाउंट हमें क्यों चाहिए क्लाइंट और ब्रोकर के लिए। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ डीमैट बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि ये जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है, अब इसके बारे में हमें समझना है। और ये आज हमारी लास्ट वीडियो होगी, तो हमने सारे जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। तो हम ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, what is the segregation of demat beneficiary account? The trading member should keep the dematerialized securities of constituent in a separate beneficiary account distinct from the beneficiary account maintained for holding their own dematerialized securities. No delivery towards the own transaction of the trading member is allowed to be made from the account meant for constituents. For this purpose, every trading member is required to open a beneficiary account in the name of the trading member exclusively for the securities of the constituent, to be referred to as constituent beneficiaries account. A trading member may keep one consolidated constituents beneficiary account for all its constituents or different accounts for each of its constituent as it may deem fit। तो देखो इसमें क्या बोला है, डिमैट अकाउंट तो हमने अपना 10th में भी पढ़ा था, बस इसी को यहाँ पे पूरा सा समझाया गया कि एक डिमैट अकाउंट है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है, और जो हमारे क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है, वो इसकी मतलब डिमैट अकाउंट को रखते क्यों है, क्या बिना डिमैट अकाउंट के हमारा काम नहीं चल सकता, तो वो हम समझ लेते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ डिमैट अकाउंट क्या होता है, तो देखो जो डिमैट अकाउंट है वो हमारा क्या है, जिसमें हम अपनी सिक्योरिटीज़ रखते हैं। तो जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, जो मैं पेन ले लेती हूँ, ठीक है। देखो जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स होता है उन सभी के पास में एक डीमेटेरियलाइज, क्योंकि देखो अब सिक्योरिटीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। जनरली सभी के पास ज़्यादातर क्या है, सिक्योरिटीज़ की डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज़ हैं, ये हम कहाँ पे रखेंगे, तो ये हम क्या रखते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है, वो जो हमारे क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर्स है, वो क्या रखते हैं, अपने अपने बेनिफिशियरी अकाउंट भी बोलते हैं अपने डिमैट अकाउंट को, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो अपने डिमैट अकाउंट या फिर बेनिफिशियरी अकाउंट में रखते हैं। तो जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है वो क्या है, डीमेटेरियलाइज है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उन्हें रखने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना कि आप कहाँ पे उसे रख सकते हो। तो हम अपने डिमैट अकाउंट में रखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास पैसा होता है तो वो आप जाकर अपने बैंक में रखते हो ना, तो उसी तरह से जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उन्हें रखने के लिए आपके पास क्या होता है, एक डिमैट अकाउंट होता है। अब डिमैट अकाउंट का पर्पज़ क्या है, तो देखो जो भी हमारा इन्वेस्टर है, जो या फिर जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है, वो क्या कर सकता है, वो अपने नाम से या मतलब अपना डिमैट अकाउंट खुलवा सकता है ना। अब जब वो डिमैट अकाउंट खुलवा लेता है तो उसके बाद वो अपनी एक सिक्योरिटी के लिए भी डिमैट अकाउंट खुलवा सकता है और अपनी 100 या उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के लिए भी खुलवा सकता है। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप ऐसा नहीं होता कि एक सिक्योरिटी के अलग अकाउंट होगा, दूसरी सिक्योरिटी के लिए अलग अकाउंट होगा, नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो, अपनी सारी सिक्योरिटीज़ को एक ही अकाउंट में रखना चाहते हो या फिर अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स में रखना चाहते हो। तो यानी कि अगर आपके पास एक सिक्योरिटी है तो भी आपको डिमैट अकाउंट बनवाना है तो बनवा सकते हो, और अगर पास बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है तो भी आप सेम अकाउंट में ही अपनी सारी सिक्योरिटीज़ को रख सकते हो, और चाहो तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ को अलग अलग बैंक्स में भी रख सकते हो। तो ये बस इतना सा ही था डिमैट अकाउंट कि ये क्या होता है, हमारा एक अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ को रखते हैं, और एक अकाउंट में हम अपनी एक सिक्योरिटी को भी रख सकते हैं और एक अकाउंट में हम अपनी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को भी रख सकते हैं। तो हमारी मर्जी है कि हम एक सिक्योरिटी को एक बैंक में रखना चाहते हैं या फिर सारी सिक्योरिटीज़ को ही एक बैंक में रखना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा डिमैट अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब देखो क्या दिया आगे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सब ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप। यानी कि पहले हमने पढ़ा था ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप, अब पढ़ेंगे हम सब ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप। तो यहाँ देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो अब देखो ये जो ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप होता है, ये क्या होता है, सब ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप होता है, ये भी क्या है, एग्रीमेंट है। तो अब ये इसकी जो एग्रीमेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ अगर हम पढ़ें तो दिया है सबसे पहला, अ सब ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट with its client and the stockbroker, specifying the scope of right and obligation of the sub-broker, the stockbroker and such client of the sub-broker as per the format prescribed by the SEBI for dealing in securities in cash segment. There should be privacy of contract between the stockbroker and the sub-broker clients.
A separate agreement has to be executed for such exchange. Sub-broker is required to help the client in redress of grievances in respect of transaction executed through its associated broker. Sub-broker is also required to assist and cooperate in ensuring faster settlement of any arbitration proceeding arising out of the transaction entered through its associated broker, and is jointly severally liable to implement the arbitration award. A sub-broker should provide assistance to stockbroker and client to reconcile their account at the end of each quarter with reference to all the settlement where payouts have been declared during the quarter. तो हमने पूरा पढ़ दिया। अब इसे समझ लेते हैं इसमें बोला क्या है। देखो, जो हमारा सब ब्रोकर और क्लाइंट रिलेशनशिप है ये भी क्या है, एग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है। तो जैसे हमारा ब्रोकर और क्लाइंट का चलता था, तो अब ये सब ब्रोकर है। हो, ये कैसा सब ब्रोकर है, फाइल जैसे लग रहा है सब ब्रोकर। ये हमारा सब ब्रोकर है, ये हमारा क्लाइंट है। नहीं, सब ब्रोकर को बीच में बनाएंगे। ये क्लाइंट है और ये हमारा सब ब्रोकर है और ये हमारा स्टॉक ब्रोकर है। तो जो सब ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है ये क्या है, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है, यानी कि इसमें 3 लोगों की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। कैसे, जो हमारा क्लाइंट है तो वो, दूसरा हमारा जो सब ब्रोकर है वो, और जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है वो। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में कि यहाँ पे क्या है, सारे जो स्टॉक ब्रोकर है वो भी यहाँ पे ध्यान रखता है कि जो राइट्स हैं और जो ऑब्लिगेशंस है सब ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लाइंट को ही सारे बेनिफिट मिले जा रहे हैं और सब ब्रोकर बेचारा बीच में ऐसे ही परेशान हो रहा है। तो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर और जो हमारा क्लाइंट है उन तीनों की ही यहाँ पे ध्यान होता है। तो यहाँ ध्यान दो, द स्टॉक ब्रोकर एंड द सच क्लाइंट एज द सब ब्रोकर एज पर द फॉर्मेट। यहाँ पे जो भी सेबी ने जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है एग्रीमेंट का, सब ब्रोकर और क्लाइंट रिलेशनशिप का जो एग्रीमेंट है जो सेबी ने यहाँ पे डिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब कर रखा है, उसी के हिसाब से जो है हमारा एग्रीमेंट बनता है। ऐसे ही नहीं हमने कुछ भी एग्रीमेंट बना के आपस में लिख दिया, नहीं, यहाँ पे जो सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वही फॉर्मेट हमारा एग्रीमेंट में चलता है। और यहाँ पे क्या दिया है, दे शुड बी, अच्छा ठीक है। तो देखो, जो हमारा सब ब्रोकर है और जो क्लाइंट है इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि जो सब ब्रोकर के राइट है और जो क्लाइंट के राइट है ये दोनों का उल्लंघन ना हो, है ना। दोनों को अपनी अपनी जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस है वो दोनों अपनी अपनी फुलफिल करें। और यहाँ पे दिया है कि जो हमारा देयर शुड बी प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकर है और जो सब ब्रोकर क्लाइंट है इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक दूसरे को पता है, जो अच्छा है, मतलब ऐसा ना हो। मतलब वैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड तो सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, बट फिर भी जैसे लोगों की जो प्राइवेसी होती है उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई किसी के भी घर रात में पहुँच जा रहा है ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। काम के टाइम पे काम होगा और काम में सारी ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। आगे दिया है कि जो हमारा सब ब्रोकर है, सब ब्रोकर जो है अगर उसे, या फिर जो हमारा क्लाइंट है अगर उन्हें कोई भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस है, यानी कि कोई भी अगर उन्हें कंप्लेंट है तो उनकी कंप्लेंट को ध्यान से सुना जाता है। और जो हमारा एक्सचेंज है वो उन सबकी हेल्प को, मतलब जो भी उनकी परेशानी है उसको हेल्प करने में उन्हें मदद करता है कि अगर आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर या फिर क्लाइंट किसी को भी अगर कोई परेशानी है तो आप वो आके क्या कर सकते हैं, रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कि वो क्या कर सकता है, अपनी परेशानी को एक्सचेंज के सामने रख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के सामने। और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, उस जो भी परेशानी है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमें स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशनशिप समझ में आया कि इन दोनों के बीच में क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊं तो हमारा स्टॉक ब्रोकर है, ये सब ब्रोकर है, इन दोनों हो स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर थोड़ी है, हमारा तो क्लाइंट है। तो हमारा सब ब्रोकर है और हमारा क्लाइंट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये इन लोगों ने किया। अब यहाँ पे सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर और हमारा जो क्लाइंट है ये एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है कि तीनों की ही क्या है, राइट्स का और ऑब्लिगेशन का ध्यान दिया जाता है कि कोई भी किसी की भी प्राइवेसी में घुसे नहीं, और क्या हो, सब एक दूसरे का ध्यान रखें। और राइट और ऑब्लिगेशंस का तो खासकर ध्यान रखें कि कोई किसी के राइट पे अपना, मतलब ऐसा ना हो कि किसी के राइट्स को आप यहाँ पे गलत साबित कर रहे हैं, फिर उन्हें उनके राइट मिल नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारा सब ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दोनों साथ में काम करेंगे, जो सेबी ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बनाया है उसके हिसाब से काम करेंगे, जो भी उसमें एग्रीमेंट में बातें लिखी हैं वो दोनों लोग फॉलो करेंगे, कोई भी किसी के भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस के ऊपर अपना हक नहीं जमाएगा, और जो है दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। और जो भी अगर कोई कंप्लेंट है, कोई भी आप कुछ परेशानी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप एक्सचेंज के सामने उस चीज़ को रख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, अ स्टॉक ब्रोकर शुड इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्सचेंज टू क्लाइंट इंट्रोड्यूस थ्रू अ सब ब्रोकर। अ सब ब्रोकर should render necessary assistance
to its client in obtaining the contract note from the stockbroker. Sub-broker should not issue any contract note or confirmation memo to its client. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमने पहले भी पढ़ा था। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है कि आपने जो भी ट्रेडिंग करी है, अब आपने ट्रेडिंग जो करी है उस ट्रेडिंग के लिए आपको क्या मिल रहा है? मैं कह सकती हूँ आपको एक नोट मिल रहा है कि हाँ आपने ये ट्रेडिंग करी थी, इस टाइम पे करी थी, ये आपका ट्रेडिंग नंबर था। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में होती है। और विदिन 24 आवर्स यानी कि एक दिन के अंदर अंदर आपको जो आपने सिक्योरिटीज़ खरीदी है या ट्रेडिंग करी है वो उसका सारा इन्फॉर्मेशन इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपका ब्रोकर आपको दे देता है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो सब ब्रोकर हमें नहीं देता, वो स्टॉक ब्रोकर हमें देता है। तो जो सब ब्रोकर है वो कोई भी कंफर्मेशन नोट या कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करा सकता। वो कौन प्रोवाइड कराता है? वो हमारा सब ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कराता है, हमारा स्टॉक ब्रोकर हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड कराता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें क्या होता है? हमारे इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड जो भी हमने ट्रेडिंग करी है उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारी किस में होती है? कॉन्ट्रैक्ट नोट में होती है। और ये एक दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए, जो भी हमारी ट्रेडिंग हुई है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट नोट किस तरह से देना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, वो भी सेबी ने क्या कर रखा है यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो भी लोगों को बता रखा है। और स्टॉक ब्रोकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट कंप्लीट हुआ। आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया है? व्हाट आर सिक्योरिटीज़ फंड्स। तो सिक्योरिटीज और फंड्स क्या होते हैं? तो यहाँ देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस थ्रू द सब ब्रोकर should be settled by delivery payment between the stockbroker and the client directly in accordance of the rule, regulation and bylaws of exchange, and such settlement should not take place through sub-broker. तो सब ब्रोकर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ऑफ फंड रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन ऑफ अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस बाय द सब ब्रोकर शुड बी डायरेक्टली बिटवीन द स्टॉक ब्रोकर एंड द क्लाइंट ऑफ द सब ब्रोकर। तो इसमें देखो क्या दिया कि ये सिक्योरिटीज और फंड से रिलेटेड हमें बात बताई है। तो इसमें हमें बोला क्या है? इसमें हमें बोला है, तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो देखो इसमें क्या बोला है हमें? इसमें बोला है कि देखो जो हमारी ट्रांजेक्शन एंड सिक्योरिटीज हैं एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ठीक है, यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ में, तो वो कौन करता है? एक तो जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है ना, और जो हमारा सब ब्रोकर और क्लाइंट, ये तीन लोग हमने अभी तक अच्छे से समझ लिए हैं। तो जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के साथ। अब अगर जो हमारा क्लाइंट है अगर उसे ट्रेडिंग नहीं आती तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कहीं भी गलत जगह जाकर इन्वेस्ट कर देगा, अपनी मर्जी से ही सीखेगा। नहीं, उन्हें सिखाने के लिए भी यहाँ पे हमने स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर की हेल्प ली है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर क्या बोला है यहाँ पे कि जो हमारे ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज़ हैं तो जो हमारा सब ब्रोकर शुड बी सेटल्ड बाय डिलीवरी। यहाँ अगर हम देखें तो क्या बोला है कि जो भी हम सेटलमेंट करते हैं अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो जो हम सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो क्लाइंट किसके थ्रू कर सकता है? अगर उसे नहीं आता तो वो अपने स्टॉक ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर के थ्रू भी कर सकता है। तो देखो मैं एक बार रीड करके दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इसका पूछ लिया जाता है। तो देखो, ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इंट्रोड्यूस थ्रू द सब ब्रोकर शुड बी सेटल्ड बाय डिलीवरी। तो देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर किसी को ट्रांजैक्शंस करना नहीं आता, कोई नया मार्केट में आया है, तो जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो हम क्या करते हैं? क्लाइंट के बिहाफ पे अपने सब ब्रोकर से करवा लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट को अगर वो इतना ज़्यादा माहिर नहीं है, अभी वो नया सीख रहा है, तो अगर वो नया सीख रहा है तो उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर उसे ट्रेडिंग करनी है, ट्रांजैक्शंस करनी है, तो क्लाइंट के बिहाफ पे कौन ट्रांजैक्शन करता है? उसका सब ब्रोकर। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस होती हैं सिक्योरिटीज़ में, तो वो क्लाइंट के बिहाफ पे कौन कर सकता है? सब ब्रोकर कर सकता है। तो आपको आई होप समझ में आएगा कि सिक्योरिटीज़ और फंड्स में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब ब्रोकर के थ्रू भी हो जाती हैं। आगे क्या दिया है? And such settlement should not take place through sub-broker. Delivery of securities and payment of fund relating to the transaction of a client introduced by the sub-broker should be directly between them. ठीक है, जो हम देखो, जो हमने ट्रांजैक्शन करी, एक मिनट देखो, अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन करी, हमें अपनी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करनी है, अब हमारे क्लाइंट को तो नहीं आता, वो तो सीख रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने सब ब्रोकर की हेल्प ले लेगा। तो सब ब्रोकर क्या करेगा? इस सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करेगा। इन सिक्योरिटीज़ की जब वो ट्रेडिंग करेगा तो वो क्या करेगा? जो भी क्लाइंट है उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, यानी कि क्लाइंट की जगह पे सब ब्रोकर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग सारा काम होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि क्लाइंट ने सब ब्रोकर को बोल दिया तो सब ब्रोकर अपना ही पैसा बनाने में लगा हुआ है। नहीं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारा काम करेगा।
दूसरी चीज़ कि जो भी हमारा फंड यानी कि जो सिक्योरिटीज और जो पैसे से रिलेटेड बातें होती हैं वो सारी हमारे क्लाइंट को पता होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब ब्रोकर कुछ भी करे जा रहा है, बस क्लाइंट से पैसा मांग रहा है और कुछ भी पैसा मांग रहा है और कुछ भी कर रहा है। नहीं, जो हमारा सिक्योरिटीज़ हैं और जो हमारे फंड्स हैं यानी कि हमारी सिक्योरिटीज़, अगर हम सिक्योरिटीज़ ले रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा, और अगर हम पैसा ले रहे हैं तो हमें सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी। तो जो हमारी सिक्योरिटीज़ और फंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे क्लाइंट के पास में होती है। और कौन बताता है? सब ब्रोकर जो है वो सब बता देता है कि देखो जिस इतनी सिक्योरिटीज़ आ रही हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर आपको सिक्योरिटीज़ बेचनी है तो आपको इतना पैसा आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो क्लाइंट उसके इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, यानी कि जो सब ब्रोकर है ऐसा नहीं है वो खुद ही सारी चीज़ें कर लेता है बिना बताए। जो क्लाइंट है उसे भी सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि क्या चीज़ क्या हो रही है उसे सारी चीज़ें पता होती है। तो इस तरह से सिक्योरिटीज़ और फंड को हम क्या करते हैं, इस तरह से इरेजर ले रही हूँ, क्या हो रहा है, इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ और फंड्स को ट्रेड करा लेते हैं अपने सब ब्रोकर की हेल्प से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज़ रोल ऑफ इन्वेस्टर सर्विस सेल। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो हमारा इन्वेस्टर सर्विस सेल है उसका यहाँ पे क्या रोल है, तो हम समझते हैं। तो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स received against the trading member, transactions executed on the exchange are handled by the investor service cell ISC. The complaints are forwarded to the trading member for resolution and seeking clarification. The ISC follow up with the trading member and make effort to resolve the complaint expeditiously in certain cases on account of trading member and makes effort to resolve the complaint. अरे ये तो लाइन मैंने पढ़ दी। Okay, in certain cases on account of conflicting claims made by investor and trading member, when it is not possible to administratively resolve the complaint, the investor are advised to take resources to the arbitration mechanism prescribed by the exchange. Arbitration, which is a quasi-judicial process, is an alternative dispute resolution mechanism prescribed under the Arbitration and Conciliation Act 1996. The exchange bylaws prescribe the provision in respect of arbitration, and the procedure therein has been prescribed in the regulation. The reference to arbitration should be filled with 6 months from the date when the dispute arose. The time taken by the ISC is excluded by the arbitrator while considering the issue of limitation. यहाँ देखो क्या बोला है कि अब ये जो हमारा इन्वेस्टर सर्विस सेल है इसका रोल क्या है, यानी कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है और ये क्या काम करता है। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम कहीं पे कुछ काम करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे काम बहुत ही हंसी खुशी अच्छे से खेलते हुए हो जाएंगे। कभी कभार यहाँ पे डिस्प्यूट भी अराइज हो जाता है, कभी कभार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारे सब ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर हैं, इन सब के बीच में भी कभी कभार क्या हो जाती है, परेशानी भी हो जाती है, कभी कभार लड़ाई हो जाती है, कभी कभार इन्हें ऐसा लगता है कि यार कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे कभी कभार जैसे फ्रॉड अगर हो जाता है बाई चांस, या फिर कोई कंप्लेंट अगर किसी को देनी होती है तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो क्या है, वो इन्वेस्टर सर्विस सेल के पास जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखो जो हमारा इन्वेस्टर सर्विस सेल है ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है वैसे, पर देखो जो हमारा इन्वेस्टर है वो अगर उसे कोई कंप्लेंट है अपने ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, या फिर उसकी सिक्योरिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी टाइप की परेशानी या कंप्लेंट, उसे कुछ भी हो सकता है, तो वो किसके पास जाता है, इन्वेस्टर सर्विस सेल ISC के पास जाता है। वहाँ जाके वो अपनी कंप्लेंट को फाइल कराता है। फिर जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस कंप्लेंट को सुनते हैं, या फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसे सुनते हैं, उसको मतलब क्लैरिफिकेशन दी जाती है कि चलो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हमारी परेशानी है, उन सभी को अगर सॉल्व कर दी जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्या होता है, कभी कभार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कभी कभार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये सारी कंप्लेंट्स हैं वो सॉल्व नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी परेशानी है जिसका सॉल्यूशन ट्रेडिंग मेंबर अभी नहीं दे पा रहे हैं, वो इस परेशानी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ये देखो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, यानी कि जो हमारा अब देखो जो भी हमारा परेशानी है, जो भी कंप्लेंट है, वो क्या होती है, अगर वो बड़ी है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो हमारा क्या होता है, एर्बिट्रेशन मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्सचेंज। यानी कि अब देखो तो डिस्प्यूट अच्छा देखो एक बात और मैं समझा दूँ, जो हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है ना कि आप किस तरह से जो भी परेशानी है उसे सॉल्व कैसे करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंप्लेंट है, आपके ट्रेडिंग मेंबर से कुछ गलती हो गई, या फिर आपका जो सब ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर है उससे कुछ गलती हो गई आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप जाकर उसे एक चांटा मार दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे हमारी जुडिशरी चलती है ना, जैसे हमारे कोर्ट हमारे काम करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो इसी तरह से जो हमारा एर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस है ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। यानी कि ये भी क्या है, बिल्कुल कोर्ट की तरह तो नहीं बना, उसी की तरह एक जुडिशियल प्रोसेस में चलता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सही तरीके से जुडिशरी की तरह बिल्कुल काम करता है। अब इसमें देखो
अगर क्या होता है, ये हमारा एक्ट दे रखा है अंडर एर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन कॉन्क्लिनेशन एक्ट 1996, जो हमारे बाय लॉज हैं, जो एक्सचेंज ने हमें लॉज बता रखे हैं कि अगर इसके अंदर अंदर कोई भी गलती हो रही है, कोई भी अगर इंसान इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट अराउज कर रहा है, कोई भी डिस्प्यूट अगर खड़ा हो रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप क्या करोगे, उसे सज़ा दोगे। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी उसने गलती करी है उससे रिलेटेड जो भी उसकी सज़ा बनती है वो आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा इन्वेस्टर सर्विस सेल है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई परेशानी है, आप एक कंप्लेंट फाइल करोगे, आप जाके उसे एक्सचेंज को दे दोगे। अब क्या होगा, जब वो क्या करेगा, वो ट्रेडिंग मेंबर्स जो होते हैं वो आपकी परेशानी को सुनेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व हो गई तो बल्ले बल्ले, वरना वो अपने हायर लेवल पे क्या है, आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देता है कि वो आपकी एप्लीकेशन आगे जाके फॉरवर्ड हो जाएगी, तो फिर आपका जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन जो हायर लेवल पे जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसका सॉल्यूशन दे देती हैं। तो इन्वेस्टर सर्विस सेल क्या है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अगर कोई परेशानी है, कोई कंप्लेंट अगर उन्हें फाइल करानी है, तो इन्वेस्टर सर्विस सेल में आके करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो इन्वेस्टर सर्विस सेल है इसका रोल क्या है। इसका रोल है कि आप इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को सुनो, उन्हें उनका सोल्यूशन दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया है, व्हाट आर द फीचर ऑफ कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग। यानी कि देखो, जब मैंने कहा था, जैसे हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें एडवर्टीजमेंट के बारे में बात हुई थी कि आप किस तरह से अपने प्रमोशन कर सकते हो। जैसे कि आपने टीवी पे भी देखा होगा, ऐड आती हैं, म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐड आती हैं ना, ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड आजकल ऐड भी आने लगी हैं। तो हम जो ऐड हम कर रहे हैं, क्या हम कुछ भी ऐड में दिखा सकते हैं, किसी भी तरह की ऐड हम दिखा सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं, जो कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखो क्या बोला है इसमें, ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज वाइल इशूइंग एडवर्टीजमेंट्स इन द मीडिया हैव टू, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेती हूँ, एक मिनट बस, हैव टू कंपाइल विद द code of advertisement prescribed by the exchange. In pursuance of that, a copy of advertisement had to be submitted to the exchange to get a prior approval before it is issued in publication media. The trading member may apply for approval of advertisement as per the application format. The trading member not compile with the code of advertisement may have to face disciplinary proceedings. यानी कि अब देखो, आपने कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट यहाँ देखो, अगर आप कोई ऐड कर रहे हो, कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, अब वो कहीं भी हो सकते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, वो आप दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या कुछ तरीके हैं कि आप कुछ भी अपनी ऐड में नहीं दिखा सकते। अगर आप क्या करते हो, अगर कुछ ऐसा दिखाया आपने ऐड में जो आपके कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग से मैच नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिसिप्लिनरी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स है, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स है, यानी कि जो भी प्रोसेस किया गया है, कि जैसे कि अगर इस इंसान ने कुछ गलत दिखा दिया ऐड में जो हमारी कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग से अलग है, तो इसे किस तरह की सज़ा मिलेगी, क्या इस पर प्रोसेस आगे चलेगा, क्या इसकी सुनवाई होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें क्या है कि जो अगर आप ट्रेडिंग मेंबर हो और आप क्या करना, अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, तो जब एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको सबसे पहले तो आप एक ऐड बनाओगे किसी भी तरीके की, पेपर पे, आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो, मैगजीन में दे रहे हो, न्यूज़ में दे रहे हो, या फिर एड्स में दे रहे हो, वो जो भी आपकी ऐड है, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट है, वो आप बनाओगे। उसकी एक कॉपी आप क्या करोगे, उसकी एक कॉपी आप एक्सचेंज को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया और आपने जाके छपवा दिया, नहीं, आप छपवाने से पहले क्या करोगे, अप्रूवल लोगे कि क्या मैं ये वाली जो ऐड है, ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है, क्या ये मैं इसे कहीं पे भी पब्लिश करा सकता हूँ। अगर आपका एक्सचेंज आपको अलाउ कर देता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करा सकते हो। अगर आपका एक्सचेंज आपको मना करता है तो आप उसे पब्लिश नहीं करा सकते, और अगर आपने करा दिया तो फिर आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उस चीज़ की आपको देखनी पड़ेंगी, आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो अब देखो आगे क्या दिया है, द कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज एज फॉलो। तो जो हमारे कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, वो हम पढ़ लेते हैं। अगर देखो यार, आपको पहले वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ आई हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, थोड़ा सा लोग बाहर अपने गाने वाने बजा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। अभी थोड़ी शांति है पर ठीक है। देखो पहला क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट शैल इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इशूड बाय or on behalf of stockbroker is publicly available media that influence investment sales decision or any investor protection or any investor prospective investor। यानी कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है,
हम्म, जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट है, सॉरी, जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी कम्युनिकेशन फॉर्म में यहाँ पे हम इशू करा सकते हैं, यानी कि वो हमारी न्यूज़पेपर्स में हो सकती है, मैगजीन्स में हो सकती है, आप टीवी पे एड्स चलवा सकते हैं, फ़ोन पे जो आती हैं उन पे एड्स चलवा सकते हैं, तो हम वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी कम्युनिकेशन फॉर्म में आप इशू करवा सकते हैं। अब वो जो एडवर्टीजमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट है वही करवाएगा, या फिर जो स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है वही करवाएगा, वो आप भी करवा सकते हैं, या फिर आपके भी हाफ पे जो स्टॉक ब्रोकर है वो भी करवा सकता है। तो वो पब्लिकली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी जो भी एडवर्टीजमेंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बताते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट जो एडवर्टीजमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप उसमें दुनिया भर की अवाल बवाल चीज़ें दिखा रहे, नहीं, उसमें आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी सेल्स डिसीजंस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताते हो। सेकेंड नंबर दिया है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन शैल इंक्लूड। अब देखो जो हमारी फॉर्म्स हैं, यानी कि आप किस तरह से जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो वो कौन कौन सी चीज़ों में आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो जो फॉर्म्स क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन शैल इंक्लूड्स फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, पैम्पलेट, सर्कुलर्स, ब्रोशर्स, नोटिस, पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइनिंग करेंगे, है ना। नोटिस और एनी रिसर्च रिपोर्ट और एनी अदर लिटरेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मटीरियल पब्लिश or designed for use in a newspaper, magazine, SMS or other periodical radio, television, telephone or tape recording, videotape, display, sign or billboards, motion pictures, telephone directors और क्या दिया है, other than routing, listenings और अदर पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग वेबसाइट्स और ईमेल्स वेदर इन प्रिंट और ऑडियो विजुअल फॉर्म और यूज्ड इन वर्कशॉप, सेमिनार्स और पब्लिक स्पीकिंग और इन एनी अदर मैनर। यानी कि अब इन्होंने यहाँ पे कोई भी मैनर मुझे नहीं लगता इन्होंने छोड़ा है, सारी की सारी जो भी जहाँ पे भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो वो सारे इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी कि आप अपने वीडियो से, टेलीविजन से, SMS के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड्स, जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं ना, वो अगर किसी को ना पता हो तो बिलबोर्ड्स, जो आप बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हो ना, जैसे पिक्चर्स के भी बिलबोर्ड्स लगते हैं, अलग अलग जगह पे बैनर लगे होते हैं, मेट्रो स्टेशन पे भी होते हैं, आपने देखे होंगे तो। और पब्लिक मीडिया जैसे कि आपकी ईमेल्स, वेबसाइट्स, अलग अलग जगहों पे, है ना। आप क्या कर सकते हो, ऑडियो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिख के या प्रिंट करके दिखाओ, आप ऑडियोज़ में भी आप सेंड कर सकते हो चीज़ों को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप किस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे करोगे, तो ये किस किस चीज़ में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, पैम्पलेट्स आप यहाँ पे बांट सकते हो। तो ये जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको बता रखी हैं। तो ये हमारा हो गया कि जो कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो किस तरह से फॉलो होंगी। थर्ड में क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट मटेरियल शैल कंटेन, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो आप दे रहे हो उसके अंदर आप दोगे क्या, यानी कि आप ऐसा नहीं लिखोगे ना कि मेरी बहन की शादी है कल आ जाना ऐसा तो नहीं लिखोगे आप, मतलब आप जो एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दोगे, जो मटीरियल है वो क्या दोगे, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला में दिया है नेम ऑफ द स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड office address of the member, SEBI registration number, all registration number and name of the exchange in case of multiple membership, stock broker ID allotted by exchange and logo of the stock broker if any। यानी कि अब आपको जो भी आपका एड्रेस है, ओहो हाँ, जो आपका स्टॉक ब्रोकर है उसका नाम, जो उसका ऑफिस एड्रेस है वो, अब जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स है तो आप अपने जो भी नंबर्स हैं आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सारे नंबर्स आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। अब जो आपका स्टॉक ब्रोकर आईडी है वो आप यहाँ पे सारी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन है ये आप मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, टोटल कितनी इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। थर्ड में यहाँ पे 8 इन्फॉर्मेशन हमें भी दे रखे हैं, तो आप ये एडवर्टीजमेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो पहली तो ये, दूसरी है इन्फॉर्मेशन विच इज़ एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लीन, कंप्लीट एंड अनबायस्ड एंड कंसाइज। ठीक है, यानी कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी झूठी बात उसमें लिख दी जो है नहीं पर आपने लिख दी। फॉर एग्जांपल आपने कोई म्यूचुअल फंड है, आपने रिटर्न जनरेट किया है 2 करोड़ का, लेकिन आप बता रहे हो कि हमने तो 18 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर लिया, तो ये बात तो गलत है ना। तो आप कोई भी फॉल्स यहाँ पे स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फेयर और क्लीन आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी जो सच बातें हैं वो यहाँ पे आपको ट्रू फैक्ट्स आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में बताने हैं। थर्ड दिया है स्टैंडर्ड वार्निंग एलिजिबल फॉन्ट्स मिनिमम 10 फॉन्ट साइज विच स्टेट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट investment in securities market are subject to market risk, read all the related documents carefully before investing। तो ये वाली लाइन तो आपने पहले भी सुन रखी होगी, म्यूचुअल फंड्स की ऐड में आती है, आपने भी देखा होगा। नो एडिशन और deletion of word shall be made to the standard warning in audio visual media based advertisement। The standard warning is visually and accompany voice over reiteration shall be audible in a clear and understandable manner। For example, in standard warning both visual and the voice over
रिट्रेशन कंटेनिंग 17 वर्ड्स रनिंग फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड मे बी कंसिडर्ड एज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। यहाँ में क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड वार्निंग्स होती है कि जैसे सबको पता है कि मार्केट जो में जब हम मार्केट में जाके अपना फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करता है इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को अच्छी अच्छी साइड दिखाएं मार्केट की कि आप जाके पैसा थोड़ा सा पैसा लगा के आप करोड़पति बन सकते हैं। अच्छी चीज़ें तो सबको पसंद आती है, लेकिन उसकी जो डार्क साइड है कि आपका यहाँ पे लॉस भी होता है, वो भी आपको यहाँ पे अपनी वार्निंग्स में दिखाना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स की आपने जब ऐड देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब म्यूचुअल फंड की पूरी ऐड दिखा देते हैं तो लास्ट में एक लिखा भी आता है ऐड में ही और बोला भी जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब जब आप ऐड देखो ना कभी म्यूचुअल फंड की तो आपको गारंटेड, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड की ऐड जो हमारे अभी तो टीवी पे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की ऐड ही आती हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन उसमें ज़रूर होगी, लिखी भी होगी और बोल भी रहे होंगे। तो ये क्यों होती है? ताकि लोगों को पता रहे। और इसका मिनिमम फॉन्ट साइज, अब ऐसा नहीं है कि आप इतना छोटा लिख दो कि लोगों को दिखे ही ना, मिनिमम फॉन्ट साइज इसका 10 होता है ना। और ये कम से कम इसमें टोटल मतलब इसमें जो 17 वर्ड्स होते हैं वो तो आपके पास होने ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस स्टैंडर्ड लाइन में से आप कुछ भी काटा पीटी करके से छोटा मोटा कर दोगे, नहीं। कम से कम 5 सेकंड के लिए तो ये चीज़ चलेगी और सुनाई भी देनी चाहिए लोगों को। कम से कम 5 सेकंड के लिए तो ये लोगों को सुननी चाहिए और दिखनी चाहिए, तभी ये क्या है आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो सही मानी जाएगी। अब देखो फोर्थ क्या दिया है, इन केस द मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट इन SMS मैसेज पॉपअप एक्सेट्रा एंड द डिटेल्स सच एज फुल नेम लोगो फुल रजिस्टर्ड office address SEBI registration number and standard disclaimer are not mentioned then official website hyperlink हैज़ टू। अच्छा ठीक है, इसमें क्या बोला है कि देखो अगर आपने क्या किया, अगर आपने कोई ऐड यहाँ पे टीवी पे नहीं दी, अगर आपने क्या किया कोई SMS कर दिया, कोई मैसेज कर दिया, तो अब आप मैसेज में इतना बड़ा मैसेज भेजोगे तो कोई वैसे ही नहीं पढ़ेगा, चल कहेगा चल बेकार है, बोरिंग है, मैं नहीं पढ़ रहा। आप भी तो मैसेज नहीं पढ़ते होगे, ऑब्वियस सी बात है। जो थोड़े बहुत मैसेज आते हैं, थोड़ा बहुत काम का देखते हो और फिर कह देते हैं हाँ ठीक है, उतने में ही समझ जाते हो। तो जो अगर आप क्या कर रहे हो SMS या फिर मैसेज या फिर पॉपअप अगर आप क्या कर रहे हो इन मोड से अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो कि फुल नेम क्या है, एड्रेस क्या है और स्टॉक ब्रोकर की ID क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, लिंक जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। कि आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे मैसेज में लिंक लगी आती है ना। तो वो आप अगर अपनी हाइपर लिंक लगा दोगे तो उसके बाद अगर वो उस पर क्लिक करता है तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके पास में पहुँच जाती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। फिफ्थ में यह है if there is mentioning of content pertaining to any other business activity such as mutual fund, IPO, insurance, commodities, bond, fixed deposits, loans, etc. and in the advertisement, then respective registration number where applicable should be mentioned। यानी कि अगर आप ये जो सिक्योरिटीज़ के नाम इन्होंने लिए कि ये जो म्यूचुअल फंड IPO ये सारी चीज़ें अगर आप क्या करते हो इन सब के बारे में यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं जो वो वहाँ पे हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि कोई भी जो वेयर एप्लीकेशन शुड बी मेंशन, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ऐसे ही नहीं है कि आपने सिर्फ ऐड में सारी चीज़ें बता दी और आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड ही नहीं करी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिक्स्थ में दिया है if the member is only a distributor for any of the product mentioned in the advertisement, disclaimer that they are only distributor of such product should be specially mentioned in the disclaimer। अब देखो ज़रूर अब हमने अलग अलग टाइप की ऐड देखी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, लेकिन अगर आप क्या हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, यानी कि आप क्या करते हो सिक्योरिटीज़ को खरीदते नहीं हो, आप सिक्योरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ जो है आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी एडवर्टीजमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी कि हम क्या है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी खरीदेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें सिक्योरिटी बेच दोगे, नहीं, हमारा बेचने का काम है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो इस तरह की जो डिस्क्लेमर है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना। और इन केस ऑफ एनी स्पेसिफिक securities are displayed in the advertisement as example, disclaimer that the security quoted are exemplary and not recommended। अच्छा ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अगर आप कोई एग्जाम्पल देते हो, जैसे कि आप चीज़ों को समझाने के लिए आप अलग अलग कंपनीज़ के भी नाम लेते हो कि ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी बुरी है, इस कंपनी में ये इसका बैकलॉग है, इस कंपनी में ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ये सारी चीज़ें आप ऐसे बताते हो, है ना। तो इसी तरह से अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट में अगर आप किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हो, तो और आपने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो A सिक्योरिटी है ये काफ़ी अच्छी है,
लेकिन जो बी है इसमें थोड़ी सी ये परेशानी है। तो लोगों को क्या लगेगा कि ए बहुत अच्छी है, हम जाकर ए में इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन इन्हें बतानी पड़ेगी कि ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल दिया है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे कि आप ए को ले लो, नहीं, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे मैसेज देना पड़ेगा कि ये जो सिक्योरिटी जिसकी हमने बात करी है ये सिर्फ एक एग्जाम्पलरी है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ये रिकमेंड हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बता देंगे। अब देखो 8th क्या दिया है, इफ द एडवर्टीजमेंट कंटेन्स प्रीपेड ब्रोकरेज स्कीम्स एक्सचेंज सर्कुलर, और ये नंबर दे रखा है, रिगार्डिंग प्री पेड स्कीम्स शुड बी कंपाइल्ड विद इन केस एनीथिंग रिलेटेड टू द ब्रोकरेज रेट्स ऑफर्ड बाय द मेंबर इज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, देन अ डिस्क्लेमर स्टार्टिंग दैट द ब्रोकरेज विल नॉट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि अब देखो जो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अगर उसमें आप क्या करते हो ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आप बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज विल नॉट एक्सीड द सेबी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। यानी कि अब जब आपने एडवर्टीजमेंट करी तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई लोग आते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आपको क्या है कि जो आपने ब्रोकरेज बताई है तो आपको उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो हमारी ब्रोकरेज है वो सेबी की लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी। जैसे क्या है आपकी ब्रोकरेज की लिमिट 2.5% की, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 3% ले लोगे, नहीं, जो हमारी ब्रोकरेज है वो कभी भी सेबी के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर नहीं एक्सीड करेगी। लेकिन हाँ, अगर सेबी ही ब्रोकरेज को बढ़ा के, एक मिनट मेरा PDF थोड़ा वैसा हो गया देखो, अगर सेबी ही आपकी ब्रोकरेज को बढ़ा के क्या कर देता है, बढ़ा के अगर उसे 3% कर दिया या 3.5% कर दिया तो अलग बात है, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं बढ़ाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको लोगों को देनी पड़ेगी। अब देखो हमारा 4th बचा है थोड़ा सा, और ये हमारा थोड़ा सा 5th बचा है। लो 4th और 5th थोड़ा सा ही बचा है हमारा, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा चैप्टर था हमारा। हाँ देखो क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट मटेरियल शैल नॉट कंटेन। अब जो ये तो बता दिया कि एडवर्टीजमेंट में होना क्या क्या चाहिए, अब एडवर्टीजमेंट में क्या क्या नहीं होना चाहिए ये भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, पहले में दिया है एनीथिंग which is otherwise prohibited for publication under the relevant act unwarranted or make any promise। यानी कि अब आप इस तरह की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हो कि जिसमें कोई किसी तरह का प्रॉमिस किया गया हो कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे ही देंगे, अब नहीं दे पाए तो परेशानी हो जाएगी। या फिर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं अगर वो उसे प्रोहिबिटेड करते हैं, यानी कि अगर हमारी अथॉरिटीज़ ने उस चीज़ को मना किया है कि आप ये एडवर्टीजमेंट में नहीं दे सकते, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं दे सकते हो। दूसरी चीज़ है कि स्टेटमेंट विच आर फॉल्स। ठीक है, जो भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, जो लोगों को गलत चीज़ें मिसलीड करती हैं, लोगों को गलत चीज़ें बताती हैं, है ना, कुछ अलग ही ख्याली पुलाव बना रखा है आपने उस एड में, तो इस तरह की स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हो। थर्ड दिया है शैल नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग। हाँ, यानी कि थर्ड में क्या दे रखा है कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जो सुन के लोग थोड़ा सा भटक जाए कि यार इसने ऐसा बोला था, तो क्या ऐसा करने से सच में ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने बोला कि आप यहाँ पे 2 रुपये लगाओ और हम आपको इतने महीने में इसका 20 लाख करके दे देंगे, तो क्या सच में हो जाएगा। तो इस तरह से जो भटकाने वाली चीज़ है ना, आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट में। 4th दिया है स्टेटमेंट विच डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन और बाय ओमिशन में मिसलीड द इन्वेस्टर। यानी कि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो जिसकी वजह से लोग क्या हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, या फिर उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, वो समझ ही ना पाए कि हमें इन्वेस्ट किस तरह से करना है। वो क्या है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप क्या कर दो, आप उन्हें कंफ्यूज करके उन्हें मिसलीड कर दो कि वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, समझना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन ही कुछ इस तरह की कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। 5th में दिया है एनी स्टेटमेंट डिजाइंड एज लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड और लाइकली टू डिस्गाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि अब ऐसा होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट्स है ना वो समझने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा दे दिया कि लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, यानी कि कुछ गलत ही समझ ले रहे हैं, आपने बोला कुछ और था लेकिन लोगों को लग कुछ और रहा है ना। तो इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन आपने उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए। और 6th में क्या दिया है एनी स्टेटमेंट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर। यानी कि ऐसा भी देखो आप ना हो कि आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टर्स को अपने एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यानी कि जैसे आप ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बोल दो कि जैसे इन्वेस्टर्स को लगे यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है वहाँ पे इन्वेस्टर्स का, आपको मतलब उन्हें ढंग से समझाना है। ऐसा नहीं कि तू तो नल्ला है, तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 7th में हमें दिया है एनी स्लोगन दैट इज एक्सर्टेड और अनवारंटेड और स्लोगन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और अनरिलेटेड टू द नेचर एंड रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अब ऐसा कुछ ना हो कि आपने कोई स्लोगन दे दिया, मतलब हाँ आप स्लोगन दे सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट वो स्लोगन क्या है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें
मतलब कुछ और ही आपने कोई दूसरी दुनिया लाके खड़ी कर दी है, आप उस चीज़ को लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्लोगन है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड, रिटर्न प्रोफाइल से रिलेटेड होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो कुछ अलग ही अलग चीज़ों को ही रिलेट करता दिख रहा है, यानी कि कुछ अनरिलेटेड चीज़ आप उसमें बता रहे हो। 8th दिया है एनी प्रॉमिस और गारंटी ऑफ अश्योर्ड रिटर्न, यानी कि हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी सिक्योरिटी में कह दो कि आपको इतना % रिटर्न तो हम जनरेट करके ही देंगे, गारंटी देते हैं। अरे मार्केट है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं होती है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिला तो क्या कर लोगे आप, आपका पैसा तो गया, है ना। फिर आप अपना इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में यहाँ पे अपना कंप्लेंट कराते डलोगे, फिर वो आप बोल देंगे भाई जी रिटर्न तो ऐसा कोई गारंटी देता ही नहीं है, आप ही की गलती थी। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दे, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। आगे क्या दिया, 9th में दिया है एनी स्टेटमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्रीट्स अदर इन्वेस्ट। अच्छा ठीक है, यानी कि इसमें दिया है कि ऐसा हो कि जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन आप कहो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चीज़ अच्छी है, तो ये गलत है। और मार्केट में और भी तो सिक्योरिटीज़ हैं, तो आप ऐसा अपनी एडवर्टीजमेंट अच्छी दिखा सकते हो कि हाँ मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, मेरी सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन आप दूसरे जो सिक्योरिटीज़ हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनको नीचा नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। 10th में दिया है रिप्रेजेंटेशन मेड अबाउट द परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज ऑफ द ब्रोकर अनलेस अकम्पेल्ड बाय डेटा रिगार्डिंग परफॉर्म। अच्छा ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि जो भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये हमने रिटर्न जनरेट किया, इस तरह से हमारे ब्रोकर काम करते हैं, इस तरह से हमारी सारी परफॉर्मेंसेज हैं इतने सालों की, तो ये सारी चीज़ें आप हवा में नहीं बोलोगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा रिस्क कितना है सिक्योरिटी में, ये हमारा परफॉर्मेंस है, इस तरह से हमारे ब्रोकर काम करते हैं, इस तरह से हम रिटर्न जनरेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। जो भी आपका डेटा रिगार्डिंग परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप ख्याली पुलाव में कुछ भी अंडे संडे बके जा रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी सच्चाई आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है कि इस तरह से हमारा यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। सच रिप्रेजेंटेशन आर नॉट इंडक्टिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, सच डिस्क्लेमर शैल नॉट बी सेम फाउंड एज द रेस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स। यानी कि अब देखो आपने दिखा दिया कि मेरे 5 सालों में इतना अच्छा मैंने काम किया, बट ज़रूरी तो नहीं कि आपके आने वाले 5 साल भी इतने अच्छे ही रहेंगे, है ना। क्या पता आपका लॉस हो जाए, तो आप यहाँ पे एक फ्यूचर के बारे में आप यहाँ पे प्रिडिक्शन या फिर फ्यूचर का रिजल्ट लोगों को ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्यूचर का रिजल्ट भी इतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 11th में दिया है सुपरलेटिव टर्म्स सच एज बेस्ट, नंबर वन ऑफ द बेस्ट, अमंग मार्केट लीडर्स एक्सेट्रा, अनलेस such terms is provided by an entity independent of the stockbroker and its affiliates and whose service term is provided by an entity independent of the, एक मिनट ये वाली लाइन मैंने पढ़ दी ना, हाँ ये वाली लाइन मैंने पढ़ दी है, whose service are not produced by the stockbroker or any of its affiliates। देखो 11th में क्या दिया है, superlative terms such as best, number one of the best, among market leaders etc, unless such terms is provided by an entity independent of the stockbroker and its affiliate and whose service are not produced by the stock broker। आगे क्या दिया है, स्टॉक ब्रोकर और एनी ऑफ इट्स एफिलिएट्स टू असाइन द स्टॉक ब्रोकर सच टर्म्स। यानी कि अब जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अपनी ऐड दे रहे हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ हम अच्छे हैं, हम काम करते हैं, हमारा ये रिटर्न है, हम इस तरह से काम करते हैं, ये हमारा काम करने का तरीका है। बट आप ऐसा मतलब जैसे कि अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम नंबर 1 हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं। तो ये वाली जो चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते खुल्लम खुल्ला कि हाँ हम वन ऑफ द बेस्ट हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, आप हम में ही आके इन्वेस्ट कर लो। तो ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे गलत हैं। वो इन्वेस्टर खुद डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन नंबर 1 है, उसके लिए कौन वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, 12th में दिया है, अच्छा ये हमारा लास्ट पॉइंट है, 12th में दिया है रिकमेंडेशन सच एज BTST, बाय टुडे एंड सेल टुमारो, ATST, एक्वायर टुडे एंड सेल टुमारो एक्सेट्रा कैन नॉट बी मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट एज पर एक्सचेंज सर्कुलेशन रेफरेंस नंबर। ये आपको नंबर दे रखा है। इसमें क्या बोला है कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपने आज ही खरीदो और सिक्योरिटी को आज ही बेच दो, या फिर अपनी सिक्योरिटी को आज ही लो और आज ही बेच दो। ये वाली जो चीज़ है ये आप अपनी एडवर्टीजमेंट में नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये जब आप पहले से ही बता के रखोगे तो लोगों का मतलब थोड़ा ना वो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार एक दिन में खरीदा एक दिन में यहाँ पे बेच रहे हैं, ये मतलब ये चल क्या रहा है मामला, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये वाली जो सिक्योरिटीज़, ये जो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। अब देखो आज का लास्ट टॉपिक जिसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं, बस 10 पॉइंट्स हैं, तो इसे फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। शांति मिलेगी एक चैप्टर खत्म करने के बाद, ऐसा लगेगा चलो फाइनली 12वीं का एक चैप्टर तो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या दिया इसमें, कंप्लायंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो अब इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है,
अब देखो यहाँ पे आपको जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहला दिया है प्रायर अप्रूवल फॉर द एडवर्टीजमेंट मटीरियल टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इशू। यानी कि जब आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसका सबसे पहला अप्रूवल आप किससे लोगे? मम्मी पापा से। अरे वो अलग चीज़ है, मम्मी पापा से बाद में पूछना, पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से पूछना पड़ेगा कि हम इस जो एडवर्टीजमेंट हमने बनाई है इसके अंदर जो भी हमने चीज़ें लिखी हैं क्या हम इसे लोगों के सामने इशू कर सकते हैं। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप उसमें कुछ चेंजेस करिए। सेकंड है नो सेलिब्रिटी शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट मटीरियल। हाँ, अब इसमें आप किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक बड़े अभिनेता का या फिर किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का आप यहाँ पे हेल्प ले रहे हो। अब उनके भी अलग अलग फैंस होते हैं। अब क्या पता उन फैंस के चलते वो उन्होंने देखा कि अरे वाह हमारा एक्टर इसकी ऐड कर रहा है, हमारी एक्ट्रेस इसकी ऐड कर रही है, तो हम जाके इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। अब उनका लॉस हो गया तो इसलिए आप क्या करते हो, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ भी, आप किसी भी सेलिब्रिटी की यहाँ पे हेल्प नहीं ले सकते अपनी एडवर्टीजमेंट मटेरियल के लिए। आपको खुद ही अपना सारा जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। थर्ड दिया है सेटिस्फैक्शन, क्या दिया है स्टैटिस्टिक्स बोलने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, पता नहीं क्यों, इतनी बड़ी हो गई मैं। देखो फिर से statistical okay, statistical information, chart, graph, etc. when used should be supported by their source if any। ठीक है, यानी कि जो भी आप स्टैटिस्टिक्स ओके, नाउ आई एम करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आप पिक्टोग्राफ दिखा रहे हो, जो भी आप चार्ट्स दिखा रहे हो, ग्राफ्स दिखा रहे हो, वो सारे क्या है आपके डेटा के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दिखा दिया अपने डेटा में कि कौन सा लोग देखने आ रहे हैं हमारी ऐड को, मतलब ऐड के अंदर घुस के थोड़ी ना देखने वाले कि सच्चे की झूठ है। तो यहाँ पे आप इस तरह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे सारी सही चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। अब देखो आगे क्या दिया है, वेयर एडवर्टाइजिंग क्लेम्स आर एक्सप्रेसली stated to be based on supported by the independent research or assessment, the source and data of this should be indicated in the advertisement। यानी कि आपने जहाँ से भी ये डेटा, जहाँ से भी आपने ये सोर्सेज लिया अपनी एड्स को बनाने के लिए, तो वो सारे सोर्स और डेटा आपको आपकी एड के एंड में आपको यहाँ पे बताने पड़ता है कि ये सोर्स हमने ये वाला डेटा हमने इस सोर्स से लिया था, ये वाली एडवर्टीजमेंट का जो भी डेटा है वो हमने इस वाली सोर्स से, या फिर जो भी आपके अलग अलग सोर्सेज हैं वहाँ से आपने लिया था, तो ये आपको बतानी पड़ती हैं बातें। फिफ्थ में दिया है in the event of suspension of any stock broker by the exchange, the stock broker so suspended shall not issue any advertisement either singly। अच्छा ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जगह देखो जैसे हमने पढ़ा था ना सस्पेंशन हो जाता है, तो अगर कोई स्टॉक ब्रोकर हमारा सस्पेंडेड है, अगर हमारे एक्सचेंज ने किसी स्टॉक ब्रोकर को सस्पेंड कर दिया है, अब वो घर पे बैठा है तो वो ये सोच रहे चलो ऐड ही कर लेते हैं, तो नहीं, वो अपने सस्पेंशन पीरियड में कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता है, ना तो अकेले ऐड कर सकता है, ना ही किसी के साथ मिलकर ऐड कर सकता है। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ दिया है इन द इवेंट ऑफ एनी proceeding action initiated against a stockbroker by a regulatory body other than the exchange reserve the right to direct the stockbroker to refrain from issuing any advertisement for such a period as it may deem fit। यहाँ देखो, यहाँ क्या आप देखो, जो भी अगर आपने कोई एक्शन या फिर कोई भी आपने इवेंट परफॉर्म किया है, तो जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर बाय अ रेगुलेटरी बॉडी अदर देन द एक्सचेंज रिजर्व द राइट ऑफ द डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्टॉक ब्रोकर के जो भी राइट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ती है कि हमारे स्टॉक ब्रोकर है, ये उससे रिलेटेड उसके राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है अपनी एडवर्टीजमेंट्स में, ताकि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहे, उन्हें पता रहे कि हाँ ये वाली चीज़ें भी होती है। सेवंथ में दे रखा है स्टॉक ब्रोकर शैल नॉट engage in games, leagues, schemes, competitions, etc., which may involve distribution of prize monies, medals, gifts, etc। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप जो स्टॉक ब्रोकर है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी भी गेम में, किसी लीग में, किसी कंपटीशन में, किसी स्कीम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आप हमारी स्कीम लोगे तो आपको ये वाला मेडल मिलेगा, अगर आप ये वाली स्कीम लोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको ये प्राइस देंगे, फलाना ठिकाना। आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते कि आपको अगर आपने हमारी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आपको वो गिफ्ट मिलेगा। नहीं, ये वाली चीज़ें गलत है। इन्वेस्टर अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा, अगर उसका मन होगा तो, और अगर नहीं मन होगा तो वो नहीं आएगा। आप ऐसे कोई प्राइस का यहाँ पे उसे लालच नहीं दे सकते। एट्थ दिया है दीज नॉर्म शैल बी एप्लीकेबल टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी एसोसिएटेड विद द स्टॉक ब्रोकर कंसर्न एंड इशूइंग एडवर्टीजमेंट वेयर इन द स्टॉक ब्रोकर हैज़ बीन नेम्ड इन द एडवर्टीजमेंट। यानी कि अब जो भी देखो, आपने एडवर्टीजमेंट करी है, अब जो भी आपने जिस भी चीज़ की सिक्योरिटी की आपने एडवर्टीजमेंट करी है, तो उससे रिलेटेड जो आपको स्टॉक ब्रोकर है उसका नाम यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ ये हमारा स्टॉक ब्रोकर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपनी एडवर्टीजमेंट करते ही लेकिन कोई दूसरा बंदा आपका नाम, मतलब आपका
जो भी आपने एडवर्टीजमेंट करी है उसके नाम पे अपना ही बिजनेस खोल के बैठा कह रहा है हाँ वो मैं ही हूँ जिसने ऐड करी थी, मैं ही हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो इस तरह से यहाँ पे धोखाधड़ी भी तो हो जाती है ना, तो इसलिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। 9th दिया है कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अच्छा, यहाँ पे यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो कॉपी है, जो भी आपकी एड है उसकी जो एडवर्टीजमेंट है उसकी जो कॉपी है, उसकी एक कॉपी आपको निकाल के क्या करना पड़ती है, एक्सचेंज के पास में सबमिट करनी पड़ती है एटलीस्ट 7 days इन द एडवांस बिफोर इट्स इशू। यानी कि इशू करने से 7 दिन पहले आपको क्या करना पड़ती है, अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो एक्सचेंज को देनी पड़ती है। आज का लास्ट टॉपिक और वीडियो का लास्ट टॉपिक मतलब पॉइंट जो है वो क्या है, फर्दर टू एक्सचेंज सर्कुलर रेफरेंस नंबर वेयर एन मेंबर वेयर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद every advertisement submit for approval. The update undertaking format is compliance with the revised code of advertisement for stock broker is provided at ensures second circular reference number। ठीक है, ओह लास्ट पॉइंट है। अब देखो क्या दिया है इसमें दे रखा है कि जो भी हमारा एक्सचेंज सर्कुलेशन यानी कि जो हमारा एक्सचेंज, अब देखो हमने सब बता दिया कि ये हमारी एडवर्टीजमेंट है, हमने उन्हें सबमिट भी कर दिया 7 दिन पहले, है ना। अब ये देखो, अब जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो सबमिट होने के बाद क्या है, एक्सचेंज ही तो है ना जो उसे अप्रूव या फिर अनअप्रूव करता है। अब वही है जो बताएगा कि हाँ फॉर्मेट सही है, अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपने सही बात करी है या नहीं करी है। तो वो क्या करना है, वो यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।